नमस्कार। डीडी न्यूज में इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपदा का सामना के इस अंक में देश में मॉनसून की बारिश ने इस समय कई राज्यों को बाढ़ के संकट में डाल दिया है। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसका समय रहते ठीक प्रबंधन कई परिस्थितियों को गंभीर स्थिति तक पहुंचने से बचा सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए स्थानीय स्तर की चेतावनी प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। गुवाहाटी में बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए टेरी और एनडीएमए ने फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया है, जो 72 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी देगा। ये प्रणाली उन्नत हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करती है। पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगा। यह आंकलन उन शहरों के लिए बाढ़ प्रबंधन रोडमैप प्रदान करेगा जिनमें पूरे साल बाढ़ का खतरा लंबे समय तक बना रहता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस सिस्टम को इनबिल्ट अर्बन ड्रेनेज के साथ विकसित किया गया है। गलियों में आने वाली बाढ़ का पूर्वानुमान भी सटीकता से लगाया जा सकेगा। बाढ़ के स्तर और हॉटस्पॉट क्षेत्रों को गूगल मैप पर देखा जा सकेगा। शहरी बाढ़ से होने वाले यातायात में व्यवधान, राहत और बचाव कार्य और तूफानी बारिश से जमा पानी के प्रबंधन में भी इस प्रणाली से मदद मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ जैसी आपदा के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन मेहमान। हमारे साथ सदस्य एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन साहब जुड़ रहे हैं, सेवानिवृत्त। अता हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एम मोहपात्रा हैं, डीजीएम मौसम विभाग के हैं। मोहपात्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के निदेशक डॉक्टर PLN राजू साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर साहब मोहपात्रा जी आपसे करना चाहेंगे। इस समय जो स्थितियां खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में भी असम की जो है, असम में हर साल हम देखते हैं जिस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण भी बनती है। दिनों दिन और साल दर साल जो बाढ़ पूर्वोत्तर राज्यों में आती रही है, आ रही है, इस समय भी एक तरह से बाढ़ से जूझा है पूर्वोत्तर और असम। मुख्य कारण क्या है जिस पर काम किया जा रहा है और कब तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम इससे होने वाली परेशानियों पे कुछ हद तक काबू पा सकेंगे? असम एक फ्लड प्रोन स्टेट है। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वहाँ मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसका वजह यही है कि जो मानसून ट्रफ है यूजुअली वो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर स्थित होता है और गंगानगर से होते हुए इलाहाबाद, कलकत्ता होते हुए नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जाकर फिर म्यांमार क्रॉस करके साउथ चाइना सी तरफ जाता है। मगर ये जो मानसून ट्रफ का नॉर्मल पोजीशन है, ये सभी टाइम सेम नहीं रहता है। कभी कभी ये उत्तर दिशा में शिफ्ट होता है और जब ये उत्तर की तरफ शिफ्ट करता है और हिमालय का फुटहिल्स के पास स्थित होता है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह एरिया में मानसून ट्रफ पास करता है, तो बे ऑफ बंगाल से जो मानसून विंड है वो सीधा इस एरिया में जो हिल एरिया है, जैसे गारो खासी जयंतिया हिल्स हो गया, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ हिमालय हो गया, इसमें टकराता है और इससे जो मॉइस्ट एयर मास है ऊपर जाता है। तो इसकी वजह से हेवी डाउनपोर होता है। और ऐसे सिचुएशन इस साल आप देखेंगे कि जुलाई महीना में ज़्यादा तक हुआ था, इसलिए जो सीवियर फ्लड्स देखने को मिला था आसाम में, इस वजह से हुआ था। सो नॉर्मली आप देखेंगे कि ये जो एरिया है वेस्ट कोस्ट जैसा है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो नॉर्मल रेनफॉल होता है जून टू सितंबर, ये बहुत हाई होता है। मोहपात्रा जी, ये जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि पूर्वानुमान जब हो जाता है तेज बारिश का, क्या उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ की स्थितियां पैदा हो सकती हैं और कितना वक्त ये होता है इस पूर्वानुमान के बाद? जी, भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं और मौसम पूर्वानुमान हम डिफरेंट टाइम स्केल में करते हैं। एक तो सीजनल पूर्वानुमान होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितना बारिश होगा इस साल हम बताते हैं 15 अप्रैल को और इसके साथ 1 जून को अपडेट करते हैं। इसके बाद हम हर थर्सडे को एक 15 दिन का फोरकास्ट देते हैं। अगले 15 दिन में बारिश कैसे रहेगा उससे पता चल जाता है कि आपका एक वेट स्पेल होगा कि ड्राई स्पेल होगा। वेट स्पेल होगा तो कितना इंटेंस वेट स्पेल होगा, ये बाढ़ का स्थिति पैदा कर सकता है कि नहीं। फिर हम हर दिन
अगले 5 दिन में ईच डिस्ट्रिक्ट में और ईच रिवर कैचमेंट में, सब कैचमेंट में कितना बारिश होगा, हेवी रेनफॉल होगा कि नहीं, क्वांटिटेटिवली हम ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं। और कोई एक दिन में जब बारिश आ जाता है तब भी हम नाउकास्ट करके वेरी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, यानी अगले 3 घंटे में कितना बारिश होगा इसका जानकारी भी देते हैं। यानी महापात्रा जी, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि समय काफी रहता है, जिस तरह से आपने बताया पूर्वानुमान का, बारिश का आपने कहा 15 दिन, फिर 3 दिन भी से पहले भी आप ये बताते हैं। अतः हसनैन साहब आपके पास आना चाहेंगे। एनडीएमए एक लंबे समय से इस तरह की आपदाओं का असर कम हो इसके लिए काम कर रहा है। अगर हम पिछले 15 साल में पूछे तो उन तमाम स्टेक होल्डर्स, उन फैक्टर्स पे भी जाएंगे कि किस तरह से पूर्वानुमान को और आसान बनाया गया है और उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन एनडीएमए को पिछले 10-15 साल में अगर बात करें तो आप किस तरह से प्रगति कर पाए हैं इन पूर्वानुमानों के सहारे और लोगों को बचाने में हम और ज्यादा सक्रिय हो पाए हैं? एनडीएमए का काम जो है वो पॉलिसी मेकिंग है, कोऑर्डिनेशन है, टेक्नोलॉजी को अपनाना, टेक्नोलॉजी को, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, उसको अपनाना। और अभी आपने डॉक्टर महापात्रा साहब से सुना कि कितनी एजेंसीज इसके साथ इन्वॉल्व हैं। उन सब एजेंसीज को ऑन बोर्ड लेना, उनकी सुनवाई करना, उनको कोऑर्डिनेट करना और इंफॉर्मेशन लेना, ये पूरा काम एनडीएमए करता है। एनडीएमए के अंदर डोमेन स्पेशलिस्ट हैं, फ्लड्स के, सैलाब के हमारे पास स्पेशलिस्ट अलग हैं, वो इस काम को संभालते हैं। मगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, बहुत महत्व जो रखती है, वो ये है कि जो खबर मिलती है, सूचना मिलती है इतने अर्ली वार्निंग सिस्टम से, आईएमडी से या बाकी जो हमारे पास साधन है, उनको लास्ट माइल तक यानी पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए। अब जो है पिछले तकरीबन 10 साल से सोशल मीडिया का आने से इसका काम जो है कुछ हद तक ज्यादा आसान हुआ है। बड़े कई मॉडल इसके बनाए गए हैं, अलग अलग हैजर्ड्स के बनाए गए हैं, मैपिंग, हैजर्ड मैपिंग जो है वो की गई है और देखा गया है कि कौन से वो इलाके हैं, कौन सी पब्लिक है जिनको जो इस तरह के आपदा के चपेट में आ जाएंगे, तो उनको खबर देना, कैसे खबर वहां तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी चीज होती है। इसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जी, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये बनाए हैं। और साथ में हर डिपार्टमेंट, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक हर मिनिस्ट्री को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। हर इंस्टीट्यूशन को, भारत में जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, हर इंडस्ट्री जो है उसको अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है। इसी तरह से हर राष्ट्र, हर राज्य को, स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट को बनाना है। इन सब को ओवरसी करना, इनको कोऑर्डिनेट करना, ये नेशनल एनडीएमए का काम होता है। मैं समझता हूं 15 साल में, 15 साल बहुत कम वक्त है मैं समझता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा मॉन्यूमेंटल काम है। और 750 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख रहे हैं 36 राज्य हैं हमारे, उनके अंदर उनको सबको कोऑर्डिनेट करना, सब एस्टैब्लिशमेंट्स को साथ लाना ऑन बोर्ड, और खबर आईईसी जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इसको अपनाना और पब्लिक तक पहुंचाना। बिल्कुल। अतस्नैन साहब, बड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे कि वो जो जिले जो असम में हमेशा से ही, खासकर वो जो सीमावर्ती, ये जो नदी के किनारे के जो तमाम वो स्थान होते हैं, उन जिलों को किस तरह से बचाने पर आप लोग काम कर रहे हैं, खासकर सूचना तंत्र को वहां तक पहुंचाने के लिए जो प्रणालियां विकसित की गई हैं? देखिए, एक तो हमें आजकल की इंटरनेट टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं। पूरी सूचना जो आईएमडी दे रही है, आईएमडी अपने वेबसाइट्स के ऊपर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे कंट्रोल रूम्स के जरिए हमारी वेबसाइट्स के ऊपर होती है। और जब भी कोई सूचना इस तरह की आती है, सबसे पहले ये एसडीएमए को, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वहां तक खबर फैलाई दी जाती है, ताकि जिनको रिस्पॉन्ड करना है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, वो जल्दी से जल्दी वो तैयारी कर लें। अब सिर्फ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का काम नहीं है, इसमें जो आपदा के चपेट के अंदर आने वाले हैं उनको भी सूचना देना होता है। इसके लिए एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, और इस वक्त उसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है कि एक सिंगल नंबर के जरिए कि कोई भी
इंसान, कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो खबर ले सकता है कि किसी इलाके में किस तरह की आपदा आ रही है या आपदा आने वाली है। दूसरा एक है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, CAP कहते हैं उसको। ये भी एक सिस्टम अपनाया जा रहा है। अभी ये सिर्फ एक टेस्ट बेड के तौर पे तमिलनाडु में है, मगर पूरे भारत में ये लगाया जाएगा हाल ही में, जिसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के जरिए एक इलाके के अंदर जितने मोबाइल हैं, अगर कोई इलाका जिसमें आपदा आने वाली है उसके अंदर जितने मोबाइल टेलीफोन हैं, उनके अंदर 1 सेकंड के अंदर जो है मैसेज जा सकता है, वार्निंग जा सकती है कि वो आपदा के इलाके में है और उनको प्रिकॉशन लेना निहायत जरूरी है। इस तरह से ये इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है। जी अतहसनन साहब, हमारे साथ डॉक्टर PLN राजू साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि इसी दौरान गुवाहाटी में जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम एक तरह से तैनात किया गया है, किस तरह से उसने खासकर इस साल की भी बाढ़ में मदद की है हमें उस अर्ली वार्निंग सिस्टम में, और आने वाले समय में किस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इस क्षेत्र में उसकी एक अहम भूमिका होने जा रही है? Thank you, Ritu madam. Most likely I'll speak in English. I'm not that much conversant in Hindi. Please, sir, go ahead. See, actually, Mahapatra ji also mentioned what are the reasons for the flood in Brahmaputra region. Actually, even Sharma Sahab also mentioned NDMA playing a nodal role and also connecting to the State Disaster Management Authority. So we are given the responsibility to give a flood early warning system. So that means, as mentioned by Mahapatra ji, so there are different time scale it is given. So in our case, we more focus on giving happening in next 24 hours to 48 hours. So using our own space technology, using a meteorological satellites, and also taking into consideration of all this topography, and then rainfall coming from the rain gauge stations. So we generate different models. So one is meteorological models. That is a WRF model what we use. We also use flood hydrological models. Using these, we generate what is the discharge is going to happen in the downstream, and then because the floodplain area, these low height areas, whatever is rainfall is coming from upper areas, so that will cause the floods. So because of what is the time of concentration, time of the travel for the water to flow on the ground, and time of the water that goes inside the ground. So all these things are calculated scientifically, and also the model prediction we will be giving in advance notice of 24 hours to 48 hours. So that, yeah. Ji. Yes, sir. Complete your answer, sir. Yeah. So that same thing once we generate, and also according to the whichever is the intensity of the flood, it is going to happen. Either it is low to moderate to high, etc. And also the areas is affected, because we also do lot of GIS mapping. GIS mapping means spatial distribution of these areas, and which are the revenue areas and the districts is going to be affected along the Brahmaputra river. So we will inform to the State Disaster Management Authority, and then in turn that State Disaster Management Authority, so they will also further inform to the district authorities and revenue circle level, so that they take a quick remedial actions for further relief and rehabilitation. बिल्कुल डॉक्टर राजू, जिस तरह से आपने बताया कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये जो तंत्र लगा है, इससे आने वाले समय में 24 घंटे से 48 घंटे का एक तरह से इससे पहले चेतावनी मिल जाएगी कि तमाम स्थानों पर इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। अतहसनन साहब, जब मोहपात्रा जी ने भी बताया था कि 15 दिन से पहले अर्ली वार्निंग होता है, प्रिडिक्शन होता है, 3 दिन पहले भी होता है, ऐसी स्थिति में NDMA यानी कि SDMA अन्य एजेंसियों के साथ किस तरह से तैयारी करता है,
क्या क्या चीज़ों को उस इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने के लिए किया जाता है? क्या ये 15 दिन की वार्निंग के साथ ही शुरुआत हो जाती है? जी बेशक, वार्निंग जो है ये काफी वार्निंग होती है, 15 दिन की वार्निंग जो महापात्रा साहब ने कहा है। और इससे जो हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा जो बना हुआ स्ट्रक्चर डिजास्टर मैनेजमेंट का है, वो ऑटोमेटिकली इन प्लेस आ जाता है। इस सबसे पहले रिस्पांस के तौर पे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, एनडीआरएफ। हर स्टेट में एसडीआरएफ, अभी 22 राज्य हैं जिनमें एसडीआरएफ है, नहीं तो बाकी राज्यों में उनके अपने आर्म्ड पुलिस या वॉलंटियर्स होते हैं जो इस काम के अंदर जुट जाते हैं। एसडीएमएस को ये डायरेक्शन दिए जाते हैं। एसडीएमएस ऑटोमेटिकली जो है अपनी जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, 2019 का एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एनडीएमए ने तैयार किया हुआ है। उसके जरिए एसडीएमएस पूरे अपने प्लान बनाते हैं और बना रहे हैं इस वक्त। उनको वो एक्टिवेट करते हैं। उनको एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्डर्स हैं, इमीडिएटली सबसे पहले तो जो लोग जिनको असर पड़ने वाला है वहां तक खबर पहुंचाना, उनको रास्ते से हटाना, जहां पर आपदा आने वाली है वहां से हटाना और राहत पहुंचाना। ये इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नई एक स्कीम है आजकल आपदा मित्र की स्कीम, जिसमें हर जगह पर आपदा के वॉलंटियर्स हैं जो ट्रेन किए जा रहे हैं, जिनको एनडीआरएफ ट्रेन कर रहा है और उस ट्रेनिंग के जरिए वो रिलीफ पहुंचाते हैं वहां पर। इनमें से बहुत से ऐसे आपदा मित्र होते हैं जो खास तौर पे स्विमिंग में, तैराकी में बहुत माहिर होते हैं और इनको कुछ हद तक कुछ पदक भी दिए जाते हैं वक्त वक्त के ऊपर। ये इस तरह की तैयारियां जो है पूरी वक्त की जाती हैं और अर्ली वार्निंग के ऊपर पूरा जोर दिया जाता है। साथ में जो कम्युनिटीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, हर लोकल कम्युनिटी की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो वो सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मुद्दतों से वो उनको इस्तेमाल किए कर रहे हैं, जिससे कि जान बचती जा रही है, उनको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो मैं समझता हूँ 15 दिन का वक्त खासतौर पे फ्लड के लिए काफी वक्त होता है। और जैसे डॉक्टर राजू साहब ने कहा कि अब अगर 2 से 4 दिन का इमीडिएट वार्निंग हो जाए कि बिल्कुल ही आने वाला है, तो वो भी जैसे गुवाहाटी में उन्होंने लगाया है, वो भी बड़ा फायदेमंद होगा। मगर मेरे ख्याल में खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर एक इतिहास है इस तरह का फ्लड की आपदा का, तो ये सिस्टम जो है काफी हद तक अपनी जगह पर है। अभी जो कमजोरियां ज्यादातर हैं वो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का इलाका जो है वो फ्लड रेजिलियंट नहीं है और इसके ऊपर बहुत हमको काम करना पड़ेगा। अवेयरनेस लोगों की इसके बारे में बढ़ानी पड़ेगी ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हो, सड़कें जो हो, घर जो है वहां के बने, एग्रीकल्चर जो हो वहां पर अपनाया जाए। इन सब चीजों में लोकल जो प्रैक्टिसेस है उनको सबसे अच्छी तरीके से अपनाया जाए। आपदा का सामना में बात करेंगे कि किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन के रास्ते में जो चुनौतियां आ रही हैं वो क्या हैं, क्योंकि इन राज्यों की टोपोग्राफी को देखते हुए और खासकर जिस तरह से बात की गई कि बुनियादी ढांचे के विकास पे और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे एक बार फिर इसी बहस पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान। कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करने के लिए भारत सरकार ने 23 जनवरी पर एक वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार तक होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए dmawards.ndma.gov.in पर आज ही जाएं। जल्दी कीजिए। वर्ष 2021 के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मान।
आप सभी का स्वागत है आपदा का सामना इस कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों में जो बाढ़ है उससे किस तरह से निपटा जा रहा है, क्या तंत्र हैं जो विकसित किए जा रहे हैं। 3 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतः हसनैन साहब, हमारे साथ डॉक्टर राजू हैं और हमारे साथ डॉक्टर महापात्रा है। डॉक्टर महापात्रा, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से डॉक्टर राजू ने भी बताया कि 24 से 48 घंटे का भी प्रिडिक्शन अब हो सकता है गुवाहाटी में जो नया अर्ली वार्निंग तंत्र लगा है उससे। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने किस तरह से मदद की है हमें पूर्वानुमान को लेकर, और खासकर जब हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। जैसे राजू साहब ने बताया और आपने बताया कि हमने इस साल कुछ ऐसे नया इनिशिएटिव लिए हैं। एक नया इनिशिएटिव है कि गुवाहाटी जैसे एक मेजर सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, इसके लिए अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम सभी जुड़े हुए हैं। और इस सिस्टम के अंदर हम जो रिवरेंट फ्लडिंग होता है ब्रह्मपुत्र में, और इसके साथ साथ आसाम स्टेट में जो इन सिटू बारिश होता है, इसको लेकर दोनों को हम इंटीग्रेट करके और मॉडल की वजह से हम फोरकास्ट दे रहे हैं। और इसमें स्पेस का बहुत अहम भूमिका रहता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होता है ये बहुत डाटा स्पार्स रीजन है और हिली रीजन है। देयरफॉर बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिमोटली सेंस्ड सोर्सेस जैसे सैटेलाइट से लेते हैं, और हमारा जो रडार है रडार से लेते हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो रेनगेज स्टेशन से, स्टेट रेनगेज स्टेशन से सभी को इस्तेमाल करके हम रेनफॉल एनालिसिस तैयार करते हैं, वो इंफॉर्मेशन देता है। डॉक्टर महापात्रा, जिन बातों को आपने रखा है उसमें किस तरह से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मदद करने जा रही है, डॉक्टर राजू से जानेंगे। डॉक्टर राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इन तमाम समस्याओं को, और खासकर जब हम तमाम उपग्रहों के प्रक्षेपण हुए हैं उसमें एक मुख्य बिंदु ये भी होता था कि मौसम की जानकारी, और खासकर उन सुदूर इलाकों के लिए कि हम अपनी एक सिस्टम को तैयार कर सकें इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए, किस तरह से अंतरिक्ष विज्ञान उस तरफ आगे बढ़ रहा है। Madam, like Mahapatra ji has mentioned, all these forecast means you have to use satellite-based data. He has also mentioned remote sensing meteorological satellites. So basically, this is all what you call it as a space-based inputs. Whatever they are doing, they use more of INSAT, Kalpana, GISAT. There are so many satellites which are there. Based on that, input is taken. In addition to that, the satellite also helps to find out what is the topography. Suppose I wanted to find out a runoff and then discharge, how much is the downstream it is going to be flooded. I should note the condition of the terrain, what is the vegetation is there, and then what is the characteristics of this vegetation, and then the soil, how much will go as a runoff, cause the floods, and how much go inside this. And suppose if you wanted to improve and reduce the floods, what are the treatments have to be taken? For that, we capture the satellite data, and satellite data are analyzed. Once we analyze the satellite data, and we know the exact condition, which is the where the forestry is there, what is agriculture, what is the open area, where there is a land which already shifting cultivation, they cut the forest and then do the shifting cultivation. All those areas we can quickly analyze and give that what are the treatments are required. So for all these things, ground-based, or if you wanted to do on the field, it's difficult and it takes a lot of time. So that's why satellite data is the one media, space technology, antariksh. So it really helps. So Mahapatra ji wanted to add. मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूं जो राजू साहब ने बताया कि हमारे सैटेलाइट को हम उपयोग करके फ्लड का मैपिंग भी करते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बाढ़ आने के बाद कौन से एरिया में कितना बाढ़ आया है, क्योंकि आपके पास ह्यूमन वे में आप नहीं जा पाएंगे एसेस करने के लिए। सो सैटेलाइट को इस्तेमाल करके हम फ्लड का मैपिंग भी करते हैं, ये एक है। दूसरा ये है कि जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जो बाढ़ आता है, कभी कभी वो चाइना और तिब्बत में जो बारिश होता है इसकी वजह से बाढ़ हो जाता है। सो ये जरूरी होता है कि हमको आकलन लगाना कि कितना बारिश बियॉन्ड बॉर्डर भी हो रहा है। तो जो हमारा सैटेलाइट है इसको ये मदद मिलता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एसेस करने के लिए कि कितना बारिश हुआ है। डायरेक्टली क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टीमेट हम कर पाते हैं सैटेलाइट यूज करके कि वो जो एरिया है उसमें कितना बारिश हुआ है।
बिल्कुल वो सब महापात्रा जी, ये information सारी हमारा जो तकनीकों, इन सारी तकनीकों का निचोड़ एक तरह से कह सकते हैं, ये जो विकास लगातार हो रहा है उसका एक असर ये दिखाई देता है कि एनडीएमए, एसडीएमए को और तमाम एजेंसियों को जमीन पर इस आपदा से निपटने के लिए उस तंत्र को विकसित करने में मदद मिलती है। अतैस्नान साहब, अंत में बस आपसे जानना चाहेंगे, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी इसी क्षेत्र में है और चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी इस पुरस्कार के बारे में बताएं, क्योंकि सामुदायिक भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, समाज की भूमिका बहुत है, इस तरह की आपदाओं से निपटने में उनके सहयोग की भी ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया ये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि बिना समाज के मदद के इस तरह के आपदा को दूर करना जो है वो कभी भी आसान नहीं होगा। आपने देखा कि संक्षेप में मैं आपको बता सकता हूं कि हमने इतनी बातें की इस प्रोग्राम में। हमने टेक्नोलॉजी की बात की, अर्ली वार्निंग की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की बात की। साथ में मैं समझता हूँ आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सामाजिक तौर पे लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, कि टेक्नोलॉजी के अंदर बिलीव करें, नंबर एक, और दूसरा एक मोटिवेट होकर रहें कि आपदा को वो दूर कर सकते हैं, आपदा का वो सामना कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रधानमंत्री ने खास तौर पे ये एक पुरस्कार जो है उसको इंस्टीट्यूट किया है। उसका नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो जिसके लिए अभी खुली भी है लाइनें 31 अगस्त तक, और अब मेरे ख्याल में 30 सितंबर तक इसको एक्सटेंड करा जा रहा है। कोई भी जो आप समझते हैं कि जिसने कोई ऐसा काम किया है आपदा को दूर करने के लिए, आपदा प्रबंधन की मदद करने के लिए, तो एक निजी तौर पे, इंडिविजुअल के तौर पे उसको नॉमिनेट करके उसका छोटा सा साइटेशन, इसके पूरी जो है डिटेल वो एनडीएमए के वेबसाइट में है, उस पे जाकर आप दे सकते हैं। और एक आप इंस्टीट्यूशनली भी अगर आप समझते हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन को ने ये खास तौर पे बहुत अच्छा काम किया है इस डोमेन में, तो आप उस इंस्टीट्यूशन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। इस पुरस्कार में निजी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट होगा, और साथ में जो इंस्टीट्यूशन होगा उसके लिए 51 लाख रुपए और साथ में एक सर्टिफिकेट होगा। मैं समझता हूं कि इसके जरिए समाज में आपदा के बारे में और फैलाव होगा, खबर के बारे में फैलाव होगा, सूचना के बारे में फैलाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल अतैस्नान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सामुदायिक भूमिका बहुत ज़्यादा है, और एक वक्त था जब भारत में प्राकृतिक आपदाओं को हम प्रकृति का अभिशाप मानकर मान लेते थे कि इससे निपटा नहीं जा सकता है, लेकिन आज भी कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके असर को कम किया जा सकता है, और इसीलिए शायद इन तमाम तंत्र को विकसित किया गया है। तमाम एजेंसियां आज की तारीख में सामूहिक तौर पर काम कर रही हैं कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपदा के सामना के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। संडे को एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में